गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पीडीएस प्रणाली पढ़ा था। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 1960 के दशक में शुरुआत शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए की गई थी कि उनको उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। वर्तमान में इसमें मतलब उस समय जो है 5 चीजों की बात की थी। इसमें क्या था? गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल और आयातित खाद्य तेल। राज्य सरकारें चाहे तो इसमें ऐड कर सकती थी, है ना। अब इसके लिए खाद्यान्न कहां से खरीदे? तो खाद्यान्न खरीदने के लिए सीएसीपी 1965 सीएसीपी का गठन किया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और ये क्या करता था? आकलन करता था कीमतों का। 2 प्रकार की कीमतें उस समय होती थी, एक खरीदी मूल्य और दूसरा निकासी मूल्य। तो खरीदी मूल्य सीएसीपी अनुशंसा करता था और इसके साथ में बफर स्टॉक की अवधारणा है कि भी एक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न भंडार आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए होना चाहिए। और फिर अब ये बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न कोई तो एफसीआई ये सब 1965-66 के समय के अवधारणाएं हैं। ठीक, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी स्थापना की। और ये सब खाद्यान्न खरीदना, सुरक्षित रखना, ये सब काम केंद्र सरकार का। फिर बीच में राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व। राज्य सरकारों का काम है लोगों को चिन्हित करना और जो भारत सरकार जो खाद्यान्न उपलब्ध कराते वो वितरित करना। बस इतनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 2 जिम्मेदारी, एक तो लोगों को चिन्हित करना, किसको देना है किसको नहीं देना है, दूसरा वितरित करना, वितरण करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। फिर इसमें संशोधन आए 1992 रिवाइज्ड, है ना, या पुनर्निर्मित नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब इसमें क्या हुआ? विधिवत राशन कार्ड वगैरह बनाए गए, उचित मूल्य की दुकानें क्षेत्र वाइज अलग फिर से नए कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाई गई। और क्या पुनर्निर्मित, या क्या बोलेंगे इसे, क्या शब्द लिखवाया था कल मैंने? नवीनीकृत, है ना, नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992। अब राशन कार्ड बन गए सबके, उसमें महीने की एंट्री होती थी, निर्धारित तारीख को निर्धारित समय पे दुकान खुली रहती थी बराबर। पहले इतना व्यवस्थित ये नहीं होता था। ठीक है, अब क्या हुआ? 1997 ये पीडीएस और ये टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये भी पढ़ा अपन कि इसके अंतर्गत गरीब लोगों की पहचान करने, और गरीब लोगों की पहचान करने का फार्मूला क्या था? गरीबी रेखा। गरीबी रेखा क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो 2400 कैलोरी प्रतिदिन, शहरी क्षेत्र का है तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, वो गरीबी रेखा से ऊपर। और जो इतना लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा वो गरीबी रेखा से नीचे। बाद में अलग अलग समितियां उन्होंने आय के आधार पर बनाया, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, इन्होंने अलग अलग ये गणना की। लेकिन सीधा सा है कि जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं पूरा कर लेते हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर, और जो अपने नीवंतम जीवन की न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे। और इस आधार पर जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाए गए,
नीले वाले कार्ड बनाए गए, उनको उचित मूल्य की दुकानों से राशन सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पे मिलेगा। और फिर जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनके लिए एपीएल कार्ड, तो उनको सामान्य कीमतों पर, उनको सब्सिडी मिलेगी क्या? नहीं, सब्सिडी नहीं मिलेगी। और ये कब आया? 1997। फिर 2001 AA1 अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। अब इसमें पीला कार्ड सामने आया, पीला कार्ड 2002 से इसे लागू किया जाएगा। तो इसमें जो गरीबों में सबसे अति गरीब है, निराश्रित है, पति त्यक्ता महिलाएं हैं, वृद्ध है, विकलांग है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। और उनके लिए पहले 25 किलो प्रति माह था, और फिर ये कैंडिडेट के आधार पर है, मतलब फैमिली के आधार पर, फैमिली के आधार पर, फिर वो छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार। ऐसा नहीं कि 4 कैंडिडेट है तो इतना मिलेगा, 5 है तो इतना मिलेगा, नहीं, वो कार्ड पर ही, ये कार्ड है तो उसके ऊपर 35 किलो अनाज मिलेगा, ये उसमें तय किया गया। एक कार्ड पर कितना? 35 किलो, पहले 25 किलो था, फिर बढ़ाकर 35 किलो कर दिया। और इसमें कीमतें बहुत ही कम, 1 रुपए किलो मोटे अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, ये बात सामने है। फिर अपन देखते हैं 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 2013 में NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाया गया। और उसके तहत अनुमान यही वाला 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो के आधार पर पूरे देश की लगभग 75% आबादी को, सॉरी, ग्रामीण क्षेत्र की 75%, शहरी क्षेत्र की 50% और कुल भारत की आबादी का लगभग 67% जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाया गया और उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात की गई। मतलब ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम सीधा सा मतलब ये है कि भूख से किसी की हमारे देश में डेथ नहीं होना चाहिए, भूख से किसी की डेथ नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इसके आगे वन नेशन वन राशन कार्ड 2019-20 का प्लान, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसमें होता क्या है, ONORC ये योजना। अभी तक क्या हो रहा था, राशन कार्ड बन रहे थे, राशन कार्ड बन गए और अब आदमी चला गया काम पे, कहाँ, शहर में, शहर में चला गया। अब उसका राशन कार्ड कहाँ बना है, गांव में। अब उसको वहां राशन मिलेगा क्या, नहीं। मध्य प्रदेश का मूल निवासी कर्नाटक में चला गया, जाते हैं कर्नाटक में इंडस्ट्रीज एरिया में काम करने के लिए, हुबली में जाते हैं, डाई खींचते वहां जाकर। हमारे मेरी उम्र के जो लोग थे अभी नहीं, जब मैं आप लोगों की उम्र का था तब मेरे साथ के लोग कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, मुझे बहुत प्रभावित करते थे। उधर से आते थे, शूटिंग सेटिंग, एक हाथ में सिगरेट और ये वो सब कुछ रहता था। मुझे भी लगता था यार ये बड़ा अच्छा काम करते होंगे इधर। मैंने भी प्रयास किया, 1-2 बार गया, लेकिन फिर मेरे से नहीं जम पाया तो मैं वापस आ गया। तो अभी तो फिर अब जब वहाँ जाते हैं तो फिर उनका राशन कार्ड वहाँ पर काम नहीं करता, काम नहीं करता। और अभी डिजिटल का जमाना है पूरा, तो इसमें 2 चीजें कि डिजिटल किया गया राशन कार्ड को, थंब के माध्यम से आपको राशन मिलेगा, थंब यदि लगाओगे तो राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब आपके हिस्से का राशन वो पीछे वाला नहीं ले सकता, जिसका है वही लेगा। क्लियर एकदम। अभी होता है ना गांव में ये थंब लगता है। और फिर ये सुविधा दे दी गई इसमें कि आप अपने हिस्से का राशन जो है भारत की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं। अब डिजिटल है तो आप भले ही गंगापुर में रह रहे हो, लेकिन आप यदि कर्नाटक में जा रहे हो तो आप अपना राशन वहां पर ले सकते हो, ये इसमें सुविधा दी गई।
फिर ये हुआ हमारा परिवार डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आधा गांव में है, आधा शहर में है। तो उनको बोलो भाई 35 किलो का है तो हमें 15 यहाँ दे दो, 20 जो है वो वहाँ ले लेंगे तो भी चलेगा। ये इसमें सुविधा दी गई। क्लियर आया समझ में? वन नेशन वन राशन कार्ड। फिर दिक्कतें थी इसमें। दिक्कतें कैसे थी? ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा, तो इतने सारे उचित मूल्य की दुकानें हैं, इनका क्या होगा? पूरा डिजिटल हो जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में तो बिजली नहीं रहती, किसी के पास मोबाइल नहीं है, OTP आता है, ये वो, तो वो उन सब की दिक्कतें होगी। इतने सारे कर्मचारी हैं तो उतना प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है हमारे पास में, तो ये ढेर सारी उसकी समस्याएं भी थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी। आज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये दोनों चीज़ों पे हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ONORC, इसके ऊपर एक दिन हम अलग से चर्चा करेंगे। आगे कुछ अलग अवधारणाएं छोटी छोटी हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से ही एक है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। हम थोड़ा प्री के दृष्टिकोण से भी इसे तैयार कर रहे हैं। KCC सब जानते हैं, आपके यहाँ बना होगा मिस्टर मोहित? जमीन नहीं है आपके यहाँ? कौन करता है खेती बाड़ी? ठेके से दे देते हैं, ठेकेदार को बना के दे देते किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ, इनके यहाँ तो है। कितना ब्याज देना पड़ता है? वो नहीं पता क्या ना, वो नहीं पता। यदि आपका भाई है, अच्छा, यदि लड़के जो रहते हैं ना वो इन सब मामलों में एक्टिव रहते हैं, उनको पता रहता है कहाँ KCC बनेगा, क्या बनेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा, कहाँ कम ब्याज देना पड़ेगा, कहाँ कब भरना है, ये सब कुछ, कि जून में भरना है, मार्च में भरना है, खरीफ की फसल के लिए लिया है, रबी की फसल के लिए लिया है, ये सब उनको पता रहता है। किसान क्रेडिट कार्ड, सीधी सी बात कर रहे हैं हम इसमें। किसान क्रेडिट कार्ड की यदि हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं ऋणों। भारत में किसानों के लिए क्या है? ऋणों की समस्या। किसानों के लिए क्या है? ऋणों की समस्या। किसानों को ऋण नहीं मिल पाता। किसानों को जो ऋण मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कृषि साख। तो किसानों के लिए साख की व्यवस्था करना, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया है। कितने प्रकार के ऋण मिलते हैं किसानों को? 3 प्रकार के, अल्पकालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन ऋण 15 माह से कम, मध्यकालीन 15 माह से 5 वर्ष तक और दीर्घकालीन 5 वर्ष से अधिक। इसके बावजूद जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से उनको ऋण मिल नहीं रहा था, तो इसलिए एक किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लाई गई और ये लाई है 1998। कब लाई गई है? 1998। ये योजना कब लाई? 1998 में। और शुरुआत की गई इसकी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी। किस समिति की अनुशंसा पर? तो वो है RB गुप्ता समिति की अनुशंसा पर। RB गुप्ता समिति की अनुशंसा, RB गुप्ता समिति की अनुशंसा पर। कब शुरू किया गया? 1998 में। कौन थे उस समय वित्त मंत्री? यशवंत सिन्हा जी। और किस समिति ने अनुशंसा की थी? RB गुप्ता समिति। ये क्वेश्चन पूछा गया PH, RB गुप्ता समिति। अब हम ये याद हो, इतना ही याद नहीं करें कि RB गुप्ता समिति की अनुशंसा पर किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। यदि क्वेश्चन इतना सादा है RB गुप्ता समिति, तो भी हमें यही उत्तर लिखना है कि RB गुप्ता समिति की अनुशंसा पर 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए थे, तो भी हमारा उत्तर कंप्लीट होगा। क्लियर है क्या? अब कौन है इसका मुख्य किसान क्रेडिट कार्ड? मुख्य जो समिति है नाबार्ड। कौन देता है ये ऋण? नाबार्ड। लिखेंगे इसे, नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की
प्रबंधक इकाई है। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई है, जबकि सहकारी समिति, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक इसे किसानों को बांटने की एजेंसियां है। किसान क्रेडिट कार्ड का आधार कृषि जोत होगा, कृषि जोत होगा। ठीक, क्लियर एकदम। जो किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा उसकी जो लिमिट बनेगी काय के आधार पर बनेगी? खेती के ऊपर बनेगी। भाई कितना खेत है आपके ऊपर, जितना बड़ा खेत होगा उतना ज्यादा बनेगा। एक बार किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो फिर कितने साल के लिए वैलिड होता है? 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के बाद में उसे नवीनीकृत करना है, रिन्यू करना है, और रिन्यू करने पर बैंक चाहे तो उसके लिमिट को बढ़ा भी सकता है। ये सबको पता है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसलों के मामलों में ऋणों के बदलने व पुनर्निर्धारण की भी अनुमति होगी। ऋणों के बदलने व पुनर्निर्धारण की भी अनुमति होगी। अब देखो 1 साल के लिए ऋण दिया जाता है। अब 1 साल में यदि नहीं चुका पाए, कारण पता चला कि उस साल अकाल वगैरह पड़ गया हो, अतिवृष्टि वगैरह हो गई हो, तो फिर बैंक जो है हम उसी ऋण को आगे भी बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक निकासी का भुगतान 12 माह के भीतर करना होगा। प्रत्येक निकासी का भुगतान 12 माह के अंदर करना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारक की दुर्घटना से मृत्यु पर, ये पॉइंट तो किसानों को पता ही नहीं है, दुर्घटना से मृत्यु पर 50,000 रुपए एवं स्थायी विकलांगता पर 25,000 रुपए के बीमा सुरक्षा की व्यवस्था है। बीमा सुरक्षा की व्यवस्था है। जितने भी लोग एटीएम कार्ड धारक होते हैं ना, एटीएम कार्ड धारक, यदि वो
निरंतर लेन देन करते रहते हैं बैंक से, तो उनका भी बीमा रहता है। याद है, आपको पता है आप लोग? सर हमारे पास तो मतलब एटीएम में होते रहता है ट्रांजेक्शन हर मंथ। हाँ, तो आपका बीमा है। सर वो तो पर उसका करवाना लाभ पड़ता है ना। नहीं, वो एटीएम कार्ड जब हमारा जारी होता है ना, तभी वो राशि कट जाती है उसमें। अच्छा, जो वो पैसा हाँ, जो चार्जेस लेते हैं ना हमारा, हमें पता नहीं रहता है, उसी का रहता है ना। उसको थोड़े जांच करना आप लोग। क्लियर हो गया ये ना? क्या पढ़ा अपन ने? किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें ब्याज दर कितनी होती है? लिखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए ऋण की ब्याज दर 9% होती है। सामान्य ब्याज दर कितनी है? 9%। अभी 4 पे भी लेके आएंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे अपन। पर अब फिलहाल कितनी है? 9%। 9%। सामान्य ब्याज दर कितनी है? 9%। पर 2% सरकारी सब्सिडी के कारण, सरकारी सब्सिडी के कारण ब्याज दर कितनी है? 7%। 2% सरकारी सब्सिडी है, तो ब्याज दर कितनी है? 7%। परंतु यदि ठीक समय पर कर्ज का भुगतान कर दिया जाए तो प्रभावी दर 4% ही होगी। क्लियर है? 12 महीने का टाइम पीरियड है इसका। 12 महीने के अंदर यदि ब्याज का भुगतान कर देते हैं, मतलब सिर्फ ब्याज ही नहीं भरना है, जो ऋण लिया है वो पूरा का पूरा वापस करना है, तो फिर 4% लगता है। अब इसमें एक सहकारी समितियां है ना, अब वो 4% भी माफ कर रही है। सहकारी समिति में 0% ब्याज दर अभी, पर निर्धारित समय पर भरना पड़ेगा, नहीं भरा तो 7% देना है। ठीक। तो व्यापारिक बैंक 4% देना ही है, व्यापारिक बैंकों की ज्यादा होती है, पर जो सहकारी समिति है वहां पर कुछ भी नहीं देना होता है। ठीक? यहाँ तक बात आ गई समझ में? अब सहकारी समिति तो वही है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से बनी, मतलब पब्लिक। हाँ, उसी के लिए है, लेकिन हम सहकारिता की बात करें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग है। उन्होंने अब राज्य सरकार को बांटना है अनाज, भाई किसके माध्यम से? तो सहकारी समिति को बोल दिया कि तुम सोसाइटी को तुम बांटना शुरू कर दो। लेकिन सहकारिता अलग एक चीज है। सहकारिता का मतलब ही होता है मिलजुल कर कार्य करना। जैसे विपणन संघ वगैरह होता है, तो ये क्या होता है? सरकारी ढांचा बना हुआ होता है, उस आधार पर ही कुछ लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, एक समिति बना लेते हैं, और वो लोग इन नियमों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। ठीक, उसे बाद में पढ़ेंगे, पर सहकारिता का विकास ये वो पढ़ेंगे। आज दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे नाबार्ड। आरबीआई हमने पढ़ लिया, और आरबीआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्थान हम पढ़ेंगे नाबार्ड। नाबार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है। तो नाबार्ड के बारे में क्या क्या जानते हैं? अनिल कुमार, आप बता दो क्या क्या जानते हैं नाबार्ड? फुल फॉर्म बता दो प्रिया।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। हाँ। और ये कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। बहुत बढ़िया। अपेक्स संस्थान है ना, शीर्षस्थ संस्थान। और बताओ। किसान क्रेडिट कार्ड की एक मुख्य शाखा है या उसका प्रबंधन करने वाली प्रमुख प्रबंधन शाखा करने वाली मुख्य इकाई है। ठीक है, प्रबंधन करने वाली। देखो अभी कभी जोड़ दिया मैंने, और आपने उतना ही जितना पहले से पढ़ा हुआ है। तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट माइंड, है ना। तो जहाँ जिस चीज की जरूरत हो वो विचार हमारे तुरंत ही जागृत हो जाना चाहिए, ये आना चाहिए हमें। ठीक। और जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ तो हमें इतनी मतलब तत्परता तो दिखाना ही पड़ेगा, कहाँ का उत्तर हमें कहाँ लाना है। ठीक। नाबार्ड, मैंने ये भी बोला था यदि इंग्लिश में क्वेश्चन आया है तो 3 नंबर का 2 नंबर का उसका फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखना है, और हिंदी में आया तो फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास लिख सकते हैं। अब आप बताएं नाबार्ड क्या है। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना हुई है इसकी, स्थापना 12 जुलाई 1982 किस समिति के अनुशंसा पर? शिवरमन समिति की अनुशंसा पर, शिवरमन समिति की अनुशंसा पर आरबीआई की एक शाखा के रूप में, आरबीआई का एक ब्रांच है ये। रिजर्व बैंक में यह एक कृषि विभाग है। रिजर्व बैंक का क्या है ये? कृषि शाख विभाग। आरबीआई का कृषि शाख विभाग, कृषि शाख विभाग। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत। नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत शिवरमन समिति के अनुशंसा पर इस बैंक की स्थापना की गई। उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य रिजर्व बैंक की से कृषि शाख से संबंधित समस्याओं के लिए विशेषज्ञ कार्यदल उपलब्ध कराना, विशेषज्ञ कार्यदल उपलब्ध कराना। क्लियर एकदम। नंबर 2, केंद्र तथा राज्य सहकारी बैंकों तथा
केंद्र तथा राज्य सहकारी बैंकों तथा बैंकिंग संगठनों को विशेषज्ञ परामर्श देना। बैंकों को विशेषज्ञ परामर्श देना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व व्यापारिक बैंकों को कृषि साख से संबंधित पुनर्वित्त की सुविधा देना। पुनर्वित्त की सुविधा देना। ये क्या होता है, पुनर्वित्त की सुविधा देना? सर ये मतलब दूसरे बैंकों से उधार लेती है और इधर उपलब्ध है। बस ठीक है। जैसे अब व्यापारिक, ये जो कृषि साख से संबंधित ऋणों की व्यवस्था करने वाला अपेक्स संस्थान है, और इसके अंदर जो ऋण बांटने वाला काम कौन करता है? सहकारी समितियां, आरआरबी और व्यापारिक बैंक। और व्यापारिक बैंक बोले कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अब कहां से दे? तो नाबार्ड दूसरे किसी संस्थान से ऋण लेगा और इन बैंकों को ऋण देगा और बोलेगा तुम इसे बांटो। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? पुनर्वित्त की सुविधा देना। कई बैंक बोलते हैं कि सर हमारा काम तो व्यापारियों को, उद्योगों को ऋण देना है, ये हमसे नहीं बनेगा। तो बोलेंगे हम प्रशिक्षण देंगे, हम प्रशिक्षण देंगे कि कैसे ऋण देना है, क्या है, सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएंगे, हमारे विशेषज्ञ आप लोगों को जब चाहे तब उपलब्ध रहेंगे। तो ये विशेषज्ञ सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराते हैं। क्लियर? जो आरबीआई के पास में काम था कृषि से संबंधित, ये इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। आरबीआई का जो काम था वो अपने हाथ में ले लिया। अब प्रारंभ में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी 27.5%, व आरबीआई की कितनी होगी? 72.5, यही है। तो आरबीआई की हिस्सेदारी 72.5%, 72.5%, ये हिस्सेदारी थी इतनी। क्योंकि आरबीआई ने अलग संस्था बनाई थी, तो आरबीआई की ज्यादा हिस्सेदारी थी इसमें, है। जैसे आरबीआई का गठन किया तब पड़ा ना, तो 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी। तो अब इसका भी ऐसे ही कोई अंश पूंजी से स्थापना की, तो उस अंश पूंजी में आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी थी? 72.5%। और शेष किसका था? भारत सरकार का था। लेकिन अब भारत सरकार तो बार बार ऋण माफी योजना और ये वो चलाते रहते, तो आरबीआई बोलेगा यार ये मैं कब तक करूंगा, तुम्हारा तुम देखो। तो फिर अब 100% हिस्सेदारी किसकी है? भारत सरकार की। वर्तमान में नाबार्ड में केंद्र सरकार की शेयरधारिता कितने परसेंट अनिल कुमार? 100%। पूर्ण अंशधारिता किसकी है? भारत सरकार की है। इसकी अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया है। 100 करोड़ मतलब धीरे धीरे बढ़ा करके, ऐसे नहीं कि सीधा 50,000 कर दिया, धीरे धीरे बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया है। नाबार्ड का मुख्यालय
मुख्यालय कहाँ पर है इसका? बताओ पूनम जी। दिल्ली नहीं। बॉम्बे। बॉम्बे बम्बई लिख रहा था मैं। बॉम्बे, मुंबई, बम्बई, जो भी लिखना है वो लिख लो, मुझे तो आज तक पता नहीं है। बॉम्बे पहले था, अब मुंबई। अब मुंबई हो गया, अच्छा। मुझे ऐसा लगा पहले मुंबई था अब बॉम्बे हो गया। जब वो स्टेट के रूप में था तब उसको बॉम्बे बोला जाता था। नहीं, और तब अभी- तो बम्बई बोलते थे, मुंबई मुंबई बोलते थे, है ना? तब मुंबई बोलते थे, अब बॉम्बे बोलते हैं उसको, है ना? ठीक है, अब आप पता करना फिर मुझे बता देना। तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? बॉम्बे में लिखेंगे। नाबार्ड ग्रामीण साख व्यवस्था में शीर्ष संस्थान है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए भी फंड उपलब्ध कराते हैं। नाबार्ड कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता, प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता है। ये लाइन समझ में आए? जैसे आरबीआई में हम लोगों के खाते नहीं होते, है ना? तो ऐसे ही नाबार्ड में हम लोग किसानों के खाते नहीं होता। किसान अपना खाता कहाँ खोलेगा? सहकारी समिति में, रूरल डेवलपमेंट बैंक में या व्यापारिक बैंकों में, और फिर केसीसी का लाभ वो लेते हैं। तो नाबार्ड कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता, वह सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराता है। ठीक है, बाकी किसानों से संबंधित जो जो बातें याद आती है वो सब इसमें लिख देना है। अब इसी से संबंधित एक संस्था है आरडीएफ, नाबार्ड से संबंधित थी। आरडीएफ नाबार्ड ने स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट, नाबार्ड ने स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट के साथ मिलकर, पहले लिख लो फिर समझेंगे इसे, के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण ढांचे के विकास के लिए 1995-96 में 2000 करोड़ रुपए का फंड, 2000 करोड़ का फंड किसके साथ मिलकर? स्विस डेवलपमेंट एजेंसी, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट। अब आरडीएफ का फुल फॉर्म भी लिखेंगे। तो क्या है, आरडीएफ का गठन किसने किया? नाबार्ड ने। किसके साथ मिलकर? स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट।
है ना, रूरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके साथ मिलकर के कब 1995-96 में कितने करोड़ का 2000 करोड़ रुपए का फंड। तो RDF, आर का मतलब रूरल, डी का मतलब डेवलपमेंट और एफ का मतलब फंड, बस इतना था। ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड, अवसंरचना विकास फंड, ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड, संरचना भी बोल सकते हैं। इसको RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये बी से बोला जाता है। शॉर्ट में ये बोलते हैं, डिटेल में ये बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म ये होता है। अब क्लियर होना चाहिए। तो ये इसके माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेसिक फैसिलिटी जो चाहिए कृषि के लिए, तो उसके लिए ये काम करते हैं। क्लियर हो गया? हमने पढ़ा नाबार्ड, स्थापना हुई है इसकी शिव रमन समिति की अनुशंसा पर। नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 RBI की एक शाखा के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बॉम्बे में है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने वाली और कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली, दोनों में क्या अंतर है? तो कृषि क्षेत्र में तो मतलब शहरी क्षेत्र में भी हो जाती है, हाँ, तो वहाँ पर भी ऋण देती है। हाँ। जैसे नाबार्ड दोनों जगह आपने देती है। क्वेश्चन सुना नहीं, अच्छे से सुनोगी और समझोगी, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली संस्था और कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था, दोनों में क्या अंतर है? तो वो मतलब कृषि के लिए मेन जो है कृषि कार्य के लिए ही देंगे ऋण, हाँ, और ग्रामीण में मतलब दोनों के लिए लघु दे सकते हैं। उद्योगों के लिए। गुड। ये देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ही देगी, और कृषि वाले मतलब कृषि के लिए ऋण देगी, चाहे शहरों में करो या गांव में करो, है। लेकिन ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देगी, लेकिन कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के छोटे मोटे उद्योग धंधे उन सब के लिए देगी। अपन ने पढ़ा तो इसमें अभी MSME वगैरह जो चल रही है ना, उसके लिए भी ऋण देगा ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। भाई ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति दुकान लगाना चाहता है तो क्या उसको ऋण नहीं मिलेगा? मिलेगा, और इसी नाबार्ड से दिया जाएगा। तो ये कृषि शाख के साथ साथ ग्रामीण शाख का मुख्य आधार, ग्रामीण शाख का मुख्य आधार है। गांव के लोगों के लिए जिस भी ऋण की आवश्यकता हो तो उसके लिए ऋणों की व्यवस्था करना किसका काम है? नाबार्ड का है, चाहे कृषि कार्य के लिए हो या गैर कृषि कार्यों के लिए हो। ठीक। अब हम बात करते हैं लीड बैंकिंग। लीड बैंकिंग ये भी बार बार बता दिया है मैंने, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। लीड बैंकिंग, लीड बैंकिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मैंने खुद ने 2 बार आंसर लिखा है इसका मेंस में। 1969 नरीमन समिति के अनुशंसा पर, एस नारीमन समिति की अनुशंसा पर नरीमन समिति की अनुशंसा पर गाडगिल फार्मूले को स्वीकृत करते हुए, गाडगिल फार्मूले को स्वीकृत करते हुए। तो किस समिति की अनुशंसा पर? लीड बैंक योजना नरीमन समिति की
अनुशंसा पर, और नाबार्ड शिवरमन समिति की अनुशंसा पर, शिवरमन समिति की अनुशंसा पर। शुरुआत में इसे देश के 380 जिलों में लागू किया गया। 380 जिलों में लागू किया गया। प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया गया। जिला आवंटित किया गया। शुरुआत में कितने जिलों में? 380 जिलों में। कौन से जिले होंगे? कौन से जिले होंगे भाई मोहित जी? कौन से जिले होंगे 380? हाँ, देश के होंगे तो हम पाकिस्तान में क्यों जाएंगे? देश के 380 जिले, पर कैसे जिले होंगे ये? कृषि ही ज़्यादा नहीं तो ज़्यादातर वहाँ पे कृषि के कार्य करे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के है ना, कृषि कार्य के। आप बताओ ऑनलाइन वाले बताएं, कोई भी, बहुत से लोग हैं आज तो। सर आपने तो नहीं है। अच्छा, ब्लूटूथ नहीं लगाए गए। हाँ बोलिए, ग्रामीण क्षेत्र वाले, ऑनलाइन वाले कौन से जिले? नहीं, अरे सीधा सा उत्तर है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना है ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। तो ऐसे जिले जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग शाखाएं ना हो, ऐसे जिले चिन्हित किए गए। भाई जहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी बहुत अधिक हो, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हो और वहां पे बैंक नहीं के बराबर हो, तो ऐसे जिले चुने गए। अभी कितने जिले हैं भारत में टोटल? लगभग ज़्यादा 800 जिले। कितने हैं? 800 जिलों के आसपास जिले हैं भारत में, पूरे भारत में। अकेले मध्य प्रदेश में ही कितने? 52 है। नहीं, 55 है। 55 हो हाँ। गए, हैं? तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा स्टेट है। स्टेट है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हर राज्य में 55 तो नहीं होंगे, कम कम होते जाएंगे धीरे धीरे, कहीं 2 जिले, कहीं 1 जिले, ऐसे भी होंगे। तो 800 जिले हैं। तो उस समय लगभग 500 जिले थे जब ये योजना लागू की गई थी। तो उसमें से कितने जिलों को चिन्हित किया गया? 380 जिलों को। और उसका मुख्य कारण क्या था कि कई जिले ऐसे थे जहां पर बैंकिंग सुविधाओं का विकास नहीं हुआ था। सरकार चाहती थी कि कोई जो सरकारी योजना है उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। अब कोई ऋण देने वाली किसानों के लिए ऋणों से संबंधित कोई योजना बना रही है, लोगों को कैसे पता चलेगा जब बैंक ही नहीं है? तो फिर वो कहाँ जाएंगे ऋण लेने के लिए? तो इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था लागू की थी। क्लियर हो गया है? आगे लिखेंगे। प्रत्येक जिले में साख व्यवस्था को समन्वित करने के लिए अग्रणी भूमिका के निर्देश के साथ लीड बैंक की स्थापना की गई। लीड बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना,
व वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। विस्तार करना होगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। वर्तमान समय में देश के सभी जिलों में ये योजना लागू है। एक और लाइन लिखेंगे लास्ट में। उषा थोराट समिति की अनुशंसा पर इस योजना को शहरी गरीबों तक भी बढ़ाया गया है। शहरी गरीबों तक भी बढ़ाया गया है। अब एक शब्द इस्तेमाल किया था मैंने, बड़ा शब्द है ये, बड़ा शब्द। जैसे बार बार एक शब्द मैं बोलते रहता हूँ, सतत विकास, धारणीय विकास, है ना, हरित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे ही है वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या मतलब है इसका? कि जितना भी लेन देन हो बैंक के थ्रू हो, ग्रामीण क्षेत्र में भी बैंकिंग शाखाओं का विस्तार, ये वित्तीय समावेशन। मतलब हर व्यक्ति का बैंक में खाता, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो डायरेक्ट उसके आधार से लिंक अकाउंट में हो, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार उसमें न हो सके। नहीं तो पता चला कि हम भेज रहे हैं अनिल के लिए पैसा, और बीच में जो आगे अब जो बैठा है उसने कॉल कर लिया उसमें, और लीकेज हो रहा है सब। यही तो होता है, सरकारी योजनाओं में लीकेज ज़्यादा होता है। और आखिरी व्यक्ति जिसके लिए जो टारगेटेड है वहां तक वो पहुंचते तक प्रेशर क्या हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। राजीव गांधी जी ने ये बात बोली थी, स्वीकार की थी, कि मैं यहाँ से जो है गरीबों के लिए 100 रुपये भेजता हूँ, 100 पैसे भेजता हूँ, तो उसमें से 15 से 20 पैसे भर पहुँचते हैं, 80 पैसे बीच में ही खत्म हो जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में व्याप्त है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो वही इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ये सब योजनाएं, लीड बैंक योजना और ये वो लागू की गई थी। अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी ये शुरुआत में 380 जिलों में लागू किया गया था, फिर बाद में प्रत्येक जिले में कर दिया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। लेकिन फिर उषा थोराट समिति की अनुशंसा पर इसे शहरी क्षेत्र के गरीबों पर भी लागू किया गया। और उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार व वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन। क्लियर है एकदम? हर जिले के लिए एक अलग बैंक, मतलब बैतूल के लिए स्टेट बैंक है, तो कहीं पंजाब नेशनल बैंक है, तो कहीं विजया बैंक भी हो सकता है, जो चाहे वो बैंक हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे आरआरबी। आरआरबी, आरआरबी बड़ा अच्छा नाम है, आरआरबी। सर ये लीड बैंक एसबीआई के अंतर्गत वो करते हैं ना, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था शुरुआत में, लीड बैंक जो है वो एसबीआई को, जैसे मध्य प्रदेश क्षेत्र में एसबीआई सबसे ज्यादा है, एसबीआई को लीड बैंक बना दिया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, है? तो फिर जितने भी बैंक है अब उस क्षेत्र में, मान के चलो एसबीआई को हमने लीड बैंक बना दिया बैतूल में, है? तो अब जितने भी बैंक है तो एसबीआई उनके साथ में समन्वय करके ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजनाओं को प्रचार प्रसार करेगा। तो मुखिया कौन हो गया? लीड बैंक हो गया। अब एसबीआई तो एसबीआई हो गया। सारे बैंक फिर उसके साथ में, मतलब उसके अधीन काम नहीं करेंगे, उसके साथ में काम करेंगे, उनके साथ में प्लानिंग के साथ।
आप लेट हो रहे हैं क्यों? मुझे जाना था तो जा वो भगवत बड़े वापस जा रहे हैं घर में बैठे वाले पैसे की हो रहा था वहाँ जाओ। हाँ चलो 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। स्थापना 2 अक्टूबर 1975। स्थापना 2 अक्टूबर 1975। ये तारीख बार बार पूछी जाती है। सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना? 2 अक्टूबर 1975, गांधी जी की जयंती पर। कितने बैंक बने थे? 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई सर्वप्रथम। एक साथ में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तो सबसे पहला है मुरादाबाद, गोरखपुर, ये दोनों उत्तर प्रदेश में थे। तीसरा भिवानी, भिवानी कहाँ पर होगा? हरियाणा में। जयपुर राजस्थान में। और मालदा पश्चिम बंगाल में। मालदा पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार नाबार्ड के माध्यम से 50% पूंजी लगाती है। नाबार्ड के माध्यम से 50% पूंजी लगाती है। मतलब 3 लोगों की हिस्सेदारी। इसमें पार्टनरशिप देखे यदि तो पार्टनरशिप की बात करें तो 3 लोगों की है इसमें। एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा होता है प्रवर्तक बैंक। मतलब किसी बैंक के थ्रू ये शुरू किया जाता है। तो केंद्र सरकार की कितना बताया? 50%, राज्य सरकार की 15% और प्रवर्तक बैंक कितना? 35% की हिस्सेदारी। क्लियर? स्थापना कैसे होगी इसकी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य क्षेत्र का चुनाव करते समय सबसे प्रमुख आधार यह रहता है कि उस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा का अभाव हो। बैंकिंग सुविधा का अभाव हो। बैंकिंग सुविधाओं का अभाव हो। अब सीधी सी बात है, रूरल रीजनल डेवलपमेंट है। एक क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं। अब क्षेत्र में क्या आएंगे? जिले आएंगे। तो कुछ जिलों का समूह बना दिया जाता है, 7-8 जिले रहते हैं
और उस बैंक का कार्य क्षेत्र उस जिले तक ही होता है। ऐसा नहीं कि जो मालदा में बैंक बना है तो बैतूल वाला कोई किसान वहां जाके खाता खोल ले और उससे ऋण मांगे, तो नहीं, वो उसमें कुछ जिले फिक्स है कि इतने जिलों के लिए ही वो देगा, इसलिए उसे क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक बोले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल जो है हम जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम और वन नेशन वन राशन कार्ड पर चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो मिलते हैं कल एक बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।